नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। ईरान का युद्ध या फिर ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसकी वजह से काफी सारे देश चपेट में आ गए। श्रीलंका जिसका कोई इस युद्ध से लेना देना नहीं था वो भी चपेट में आ गया और अब भारत की ओर ऐसा देखते हुए हमको लगता है कि क्या भारत भी इसके चपेट में आएगा या नहीं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, भारत कैसे संतुलित होकर जा रहा है ये भी देखा हमने। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो विपक्ष के नेता है वो बार-बार ये आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर या प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर है। अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और लोकसभा का जो सत्र चल रहा था तब नारे लगे थे और नारा जो लगाया था सबसे पहली बार तो हमारे एलओपी ने लगाया था नरेंद्र सरेंडर करके। लेकिन अब थोड़ा जो है ना थोड़ा उल्टा सोचने की ज़रूरत है। और जब हम इस बारे में सोच रहे थे तो एक थॉट मन में आया कि अगर आज उल्टा होता मतलब ये कि बीजेपी विपक्ष में होती और सत्ता में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर या फिर सोनिया गांधी जो रिमोट कंट्रोल से सत्ता चलाती है, अगर वो लोग होते तो आज भारत की स्थिति क्या होती? ये जो सोच हमारे मन में चल रही थी, उसको लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। कल्पना कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या हम आज जो इतना फ्रीली बोल रहे हैं अगेंस्ट में, क्या वो बोल पाते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इमरजेंसी के दौरान हमने देखा कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया गया था। तो एनीवे आप भी सोचिए और हम भी चर्चा करते हैं इस बात को लेकर कि क्या आज अगर इनकी सत्ता होती तो क्या होता? और इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे विशेष अतिथि हमारे बीच उपस्थित है पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर आपका स्वागत है वंस अगेन। धन्यवाद वर्षा जी, आपका और आपके दर्शकों का। तो सर कल्पना शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा और अतीत का भी थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा सोचने के लिए और चर्चा करने के लिए कि अगर ये लोग सत्ता में होते, कांग्रेस सत्ता में होती, तो क्या आज देश का चित्र होता? वैसे तो इसी कल्पना में राहुल गांधी जी पिछले 12-15 वर्षों से जी रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। यस। खैर, मजाक एक तरफ है। ये अलग बात है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ने स्वाधीनता के बाद भारत पर अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है तो वो कांग्रेस है। इससे भी आगे बढ़ के एक बार और कह सकता हूँ कि किसी एक परिवार ने अगर शासन किया है, तो वो नेहरू गांधी परिवार है। तो आज अगर किसी भी नीतियों के साथ, नीतियों को लेकर अगर कोई फेलियर आता है, तो इसमें 2 बातें जो हैं उसको सबसे पहले हमें ज़िम्मेदार मानना चाहिए। एक कांग्रेस, क्योंकि कोई भी देश की नीति जो होती है वो एक सातत्यपूर्ण रीति से आगे बढ़ती है। 1992 की बात बिल्कुल अलग, क्योंकि वो नीतियाँ टोटल फेलियर हो गई और जो आया वो भी बताऊँगा आगे। परंतु इसकी किसी भी नीति को अगर हम देखते हैं तो उसमें फेलियर आता है तो 2 इसमें 2 बिंदु जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये फेलियर उनका गिना जाना चाहिए। क्योंकि अ, और एक इसमें एक बिंदु है कांग्रेस स्वयं, क्योंकि लंबे समय तक इसी पार्टी ने शासन किया। दूसरा जो है वो है नेहरू गांधी परिवार। क्योंकि राइट। इसी परिवार के व्यक्तियों ने इस देश पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। दूसरा ये भी है कि पूरे विश्व में कदाचित ये भारत एक ही ऐसा देश है जहाँ पर रिमोट कंट्रोल से शासन चला और वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 700 से ज़्यादा दिनों तक 10 वर्षों। यस। सोनिया जी ने इस देश को रिमोट कंट्रोल से चलाया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे फाइलें शायद बाद में जाती थी, पहले सोनिया गांधी के पास जाती थी, वहाँ से अगर अप्रूवल होता था तो होता था। तो अगर ऐसे समय में इस प्रकार का अगर कोई समय आता, कठिन घड़ी आ जाती, तो क्या होता? प्रधानमंत्री तो ख़ैर वो निर्णय लेने के परिस्थिति में थे ही नहीं, क्योंकि वो फिर उनकी निगाहें जो रहती, उनकी दृष्टि 10 जनपद तक जाती।
कब आता है, कब निर्णय आता है, कब बताया जाता है, क्या बताया जाता है, कैसे बोलना है वो बताया जाता है या नहीं बताया जाता है। तो देश अभी तक शायद सोचता रहता, प्रधानमंत्री सोचते, वहाँ से चिट्ठी आती। याद रखिए ना, कॉम्प्रोमाइज़्ड जब ये कहते हैं प्रधानमंत्री को, हमारे एक विदेश मंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी जी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यस, उन्हीं के समय में गुजरात में सबसे ज़्यादा अनरेस्ट हुआ, राइट। उन्हीं के समय में। तो वो जब विदेश मंत्री थे, उनके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी गई और वो लेकर वो विदेश में गए थे, कहाँ? किसी को देना था वो चिट्ठी। चिट्ठी किससे संबंधित थी? मीडिया हुँ, के गलियारों में बात चलती है, चिट्ठी बॉफोर्स के संबंधित थी। हुँ, हुँ, कौन था यस, कॉम्प्रोमाइज़? यस। आपने बत करीब-करीब 30 से ज़्यादा वर्षों का समय हो गया, आपने देश के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक प्रधानमंत्री इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि हम हमारी जिसे मेन बैटल टैंक है, जिसने बहुत अच्छा कार्य किया, इसकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर समस्या नहीं है, परंतु बोफोर्स, होवित्ज़र की ये बोफोर्स हम 155 एमएम की तोपें 30 साल तक नहीं खरीद पाए हम। राइट। कौन था कॉम्प्रोमाइज़? इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ेशन किया कि हम 30 साल तक पूरे विश्व में ये खरीदने ही नहीं निकल पाए। इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़्ड। यस। इसी सर के अभी इसका सबसे बड़ा जो था बोफोर्स, मैंने बोफोर्स की बात करी। तो चित्रा सुब्रमण्यम ने इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा बड़ी पुस्तक लिखी है। एन राम और चित्रा, ये दोनों पूरी बातें बाहर लाए, फिर उनके साथ क्या हुआ वो भी उन्होंने लिखा है। एक पुस्तक है उनकी। परंतु इसमें बड़ा जो व्यक्ति था वो था क्वात्रोची, ओटावियो क्वात्रोची। 2000 अ, 1996 से लेकर 2003 तक जब वाजपेयी जी की सरकार रही, क्वात्रोची के पूरे विश्व में जितने भी बैंक अकाउंट्स थे वो फ्रीज कर दिए गए। यूपीए की सरकार आई, रिमोट कंट्रोल से चलने लगी और अब सोचिए कि कौन कितना कॉम्प्रोमाइज था। यहां पर डिसीजन हुआ कि क्वात्रोची के अकाउंट्स अनफ्रीज किए जाएंगे। हुँ, यहां से डेलीगेशन गया यूके, वो डेलीगेशन वहां पर बताया कि हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है, सरकार ने, कि इस व्यक्ति के अकाउंट्स अनफ्रीज किए जाएं। आप सोचिए, आपको आश्चर्य होगा, मिनटों में मिनटों में वो अकाउंट क्वात्रोची ने शून्य पर लाकर खड़े कर दिए, सारा पैसा निकाल लिया। भाई ये किसने बताया था उसको कि उसके अकाउंट अनफ्रीज्ड होने वाले हैं? कैसे पता चला क्वात्रोची को? हुँ, किसने बताया? कौन था कॉम्प्रोमाइज्ड? यस। यूएन सर ने। जी। जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात निकली है तो सर हम बहुत पीछे भी जा सकते हैं जहाँ तक नेहरू गांधी परिवार का सवाल है। क्योंकि सर ये अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर। तो सर पहले हमारे प्रधानमंत्री है नेहरू जी, उनका अगर कार्यकाल देखते हैं तो 3 मेन पॉइंट्स में हम देखते हैं। तो पहला तो ये है सर कि यूएनएससी जो सीट हमको परमानेंट मिलने वाली थी वो उन्होंने चाइना को दे दी। तो क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था? बड़ा भाई था वो। यस। और फिर तिब्बत का सर तिब्बत का जो प्रश्न था, उसको भी हमने मतलब सरकार ने तत्कालीन सरकार ने नेग्लेक्ट कर दिया, तो सर ये भी क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था? और सर सबसे बड़ी बात 1962 का जो वॉर था, कितनी बार इंटेलिजेंस ने या फिर कुछ नेताओं ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री को बताया था चाइना के बारे में, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए पंचशील तत्व या चाइना, हिंदी, चीनी भाई-भाई के ऊपर विश्वास रखते हुए हमें मिला क्या सर? हमें इतना बड़ा नुकसान और आज हम इतना बड़ा पोर्शन चाइना के पास है सर। तो ये एक पहला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है सर हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर मैं देखते हैं आपको तो। एक और चीज़ भी बता दूँ इसमें, आपने ये जो कहा, अ, नेहरू जी की बहन थी तब शायद,
अमेरिका में, विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित। हाँ। उनके उनके लेटर हैं, कम्युनिकेशंस हैं, वो यस। इंडिकेट कर रही हैं, वो बता रही हैं कि हमें नहीं लेना चाहिए। हुँ। सिक्योरिटी आज कई वर्षों से भारत यूनाइटेड नेशंस की जो सबसे शक्तिशाली कमिटी है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। कश्मीर के लिए सदैव हमारे सामने जो आया वो था वीटो पावर। वीटो पावर केवल उन्हीं राष्ट्रों के पास है जो उस कमिटी के परमानेंट मेंबर। भारत को परमानेंट मेंबरशिप ऑफर की गई, तो उसके साथ ही भारत को वीटो पावर मिलता। आज जो वीटो पावर चाइना के पास है, वो एक्चुअली भारत ने नहीं, सॉरी, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी, उन्होंने यस। अब बड़ा भाई मानकर और बड़ा हुँ। भाई 62 में आके ऐसा चांटा मार के 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प के चला गया। कौन था कॉम्प्रोमाइज? क्यों? आज वो ये सवाल तो पूछना चाहिए ना, क्यों दे दी भैया? कोई वैलिड रीजन था? डॉक्टर राइट। बाबा साहब अंबेडकर और सरदार पटेल, इन दोनों ने, ये दोनों दूरदर्शी नेता थे। ये दोनों वास्तविक जमीन देखकर बोलने वाले नेता थे। इन्होंने कभी हवाई बातें नहीं की, कभी कल्पना में बातें नहीं की। आगाह किया था कि चीन से आप सावचेत रहिए, चौकन्ना रहिए, ये कभी भी अटैक कर सकता है। यस। जब तिब्बत को मान लिया कि ये चीन का है, हालात तो ये हैं कि इसके बाद भी तिब्बत में चाइनीज आर्मी को भर-भर के चावल भेजे गए हैं यहाँ से खिलाने के लिए। जब वो तिब्बत में बौद्धों पर अत्याचार कर रही थी चाइनीज सेना, माओ की सेना, उस समय भारत से उस सेना को खाने के लिए भर-भर के चावल भेजे जा रहे। कौन था यस। कॉम्प्रोमाइज? राइट। 62 का 1962 का युद्ध हुआ। भारत की आर्मी के साथ सबसे पहला धोखा इस समय हुआ। जीप घोटाला मेनन ने किया। यस। जीप घोटाला भारत की आर्मी के साथ, भारत की शौर्यवान सेना के साथ सबसे पहला धोखा हुआ। यहां पर आई सेकंड हैंड जीप, चल नहीं यस। रही थी, वो सेल मारते थे, चल नहीं पा रही थी, ऐसा लोग कहते हैं। यस। किसने ये कॉम्प्रोमाइज किया? शिमला करार की बात करते हैं। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमारी शौर्यवान सेना ने हमारी शरण में लाकर खड़ा कर दिया। क्यों? ये चूहे की तरह चूं चूं करते हुए पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हमारे पास आया। वो पीओके बहुत ले बड़े। सकते थे ना। राइट। विश्व सर। का ये पहला देश था, ये हाँ सर। विश्व का प्रथम देश, और ऐसा प्रथम प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सो कॉल्ड आयरन लेडी। विश्व का कोई देश इस प्रकार से मिसहैप नहीं कर सकता, मिसशिप नहीं कर सकता। वो मांग राइट। सकती थी पीओके लिख कर दे दो, भारत का अभिन्न अंग है, लिख कर दे दो, खाली कर दो। नहीं हुआ। 93,000 करीब 1 लाख सैनिक छोड़ दिए गए। मैं आपको और एक चीज बताता हूं, करीब करीब 51 भारतीय प्रिजन ऑफ वॉर नहीं आए। सैनिक पाकिस्तान की जेलों में वर्षों तक सड़ते रहे। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स ने कहा है ये सारी चीजें, कि मैंने अपने कानों से उन सैनिकों की चीखें सुनी हैं। राइट। अमानवीय अत्याचार हुए। भाई, कौन किस प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा था उस समय पर, और किसके साथ हो रहा था? यस सर, इसी तरह से सर इसी तो कड़ी में हम आगे भी देखते हैं। आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया। राजीव गांधी के कार्यकाल में सर बोफोर्स का जो स्कैम था वो हुआ। कॉम्प्रोमाइज कौन था फिर बाद में सर? सबसे बड़ी बात, भोपाल ट्रेजेडी जो है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में। उसका जो ओनर था एंडरसन, वो कैसे वापस चला गया? कौन कर रहा था तब ये काम? कैसे अरे, कॉम्प्रोमाइज नहीं इसमें तो बहुत किया? बड़ी बात है। हाँ। एंडरसन को भोपाल से लेकर, कहते हैं कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आया। हाँ, हाँ, अर्जुन सिंह थे ना तब आप मुख्यमंत्री। सोचिए, इस यस। देश में कौन-कौन कितना कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, और इस देश की जनता के साथ कैसे-कैसे खिलवाड़ हो रहे। यस। हजारों लोग वहां पर तड़प-तड़प कर मर गए। वर्षों तक वहां पर लोग शारीरिक रूप से अशक्त पैदा हुए, विकलांग जन्म लिए।
यस और सर, अभी उस अपराधी को लेकर एक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर गया, वहां से उसके लिए एक प्लेन रखा हुआ था, उसको प्लेन में बिठाया गया, वो उड़ गया यहाँ से। यस सर। सर, अभी दूसरी बात है जैसे कि हम लोग प्रियंका गांधी बोलती है ना कि आप हमेशा अतीत की बात करते हो, बार-बार क्यों करते हो? लेकिन सर बार-बार करना पड़ेगा क्योंकि हर 5 साल के बाद हमारी पीढ़ी बदलती है और इलेक्शंस आते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को पता होना ही चाहिए कि क्या-क्या कॉम्प्रोमाइज़ इन लोगों ने किया है। सोनिया गांधी जी का जैसे आपने बताया मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे पीछे से ये चला रही थी। लेकिन उस दौरान सर हमने देखा कि क्या-क्या नहीं हुआ। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो हमारा एक वॉरशिप सर बुलाया गया था ताकि वो वहाँ पर अपना वैकेशन का टाइम बिता सके। तो मतलब इनका फोटोग्राफ्स अवेलेबल है। हाँ, यस। तो सर अभी वर्तमान के बारे में अगर हम सोचते हैं, आज की स्थिति में जब युद्ध चल रहा है, भारत अभी संतुलित नीति से चल रहा है, अगर ये लोग होते सत्ता में तो सर क्या करते? अब सोचिए ना कि जिस इराक ने आज ये ईरान की बात कर रहे हैं, जिस इराक ने 71 के युद्ध में न्यूट्रल रहा वो, उसके ऊपर हाँ, दबाव काफ़ी था, सद्दाम हुसैन के ऊपर। आईओसी का वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज़ का काफ़ी दबाव था कि पाकिस्तान के समर्थन में आना है, सद्दाम हुसैन नहीं आए। यस। लेकिन उसी इराक का विरोध करते हुए जब गल्फ वॉर हुई, ईरान का समर्थन किया गया। आप सोचिए, उस सद्दाम हुसैन को क्या-क्या किया है, किस प्रकार की आज ये कहते हैं कि हमने साथ खड़े रहना चाहिए। सद्दाम हुसैन को जब फांसी दे दी गई, इतना सधा हुआ स्टेटमेंट उस समय वैसे तो रिमोट कंट्रोल की सरकार हुआ करती थी 2006 में। ना खेद शब्द था, ना श्रद्धांजलि शब्द थी, ना शोक था। ये शब्द ही नहीं थे। आज ये कहते हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनी के लिए आप शोक संदेश नहीं भेज रहे हैं। वैसे खामेनेई तो चुने हुए नेता ही नहीं है। सद्दाम हुसैन तो खैर वहाँ पर कभी-कभी चुनाव भी हो जाया करते थे। हमारे मित्र थे और इंदिरा जी को अपनी बड़ी बहन मानते थे। यस आपने बताया। सद्दाम हुसैन इंदिरा जी को अपनी बड़ी बहन मानते थे। राइट। और मैं आपको बताऊँ, जब 71 का युद्ध हुआ था, हुँ, उस समय यूएसएसआर ने, आज वाला रशिया नहीं, आज वाला रूस नहीं, वो बहुत बड़ा था वो, जिसे स्ट्रैटेजी के तहत तोड़ दिया गया। एक पपेट वहाँ पर बिठाया गया। लोग ऐसा कहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव वाज़ अ पपेट। वो एक ऐसा कठपुतली रूस में बिठाया गया, जिसने यूएसएसआर को करीब-करीब 20 से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ दिया। यस। हमें और भारत की जनता को ये चौकन्ना रहना है कि कहीं हमारे देश के ऊपर भी किसी पपेट को बिठाने की तो तैयारी नहीं हो रही है क्या? हुँ, यस। और अगर उस समय चीन के साथ जब युद्ध हुआ 62 में, वही रूस जिसके पाले में नेहरू जी की चलाई हुई विदेश नीति, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो अलाइन हुआ करता था रूस के साथ, मार्क्सवादी रूस के साथ, न्यूट्रल हो गया। इसके बाद मित्रोखिन फाइल्स हैं, केजीबी का एक बहुत बड़ा जासूस था वो। उसने वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराए और फिर मित्रोखिन फाइल करके कुछ आया। मित्रोखिन फाइल में बहुत सारे कांग्रेस के नेता केजीबी के पेरोल पे थे। उस समय के यूएसएसआर की जासूसी संस्था हुआ करती थी केजीबी। जिस हाँ, प्रकार से सीआईए ने रिजिम चेंज की पूरे विश्व में, आज भी ट्रंप उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ईरान में रिजिम चेंज करने की बात कर रहे हैं। केजीबी भी वही करती थी उस समय। यस। तो कई सारे कांग्रेस के नेता, मैं नहीं कह रहा, मित्रोखिन फाइल में ये सारी चीजें हैं कि कई सारे उस समय के नेता, मंत्री केजीबी के पेरोल पे हुआ करते थे। आरोप तो खैर इंदिरा जी पर भी लगा था, परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री कभी भी ऐसा नहीं करते। ऐसा मैं मानता हूं, आरोप तो खैर लगे थे। तो अगर सोचिए, अगर आज
भारत में कांग्रेस की सरकार होती, तो ये जो जिस प्रकार से पूरे भारत में खामनेई के समर्थन में जो आप सोचिए 370 हटने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कश्मीर में कि आपको इंटरनेट बंद करना पड़ा। यस, ये कल बात हुआ है अपना। पत्थरबाजी पहली बार हुई। यस, अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो ये जो हुआ है वो केवल घाटी में हुआ है। लाल चौक को बंद करना पड़ा। लाल चौक इनका सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। पूरा कश्मीर बम धमाकों से दहल रहा होता। राइट, रोहिंग्याओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए यहाँ पर हमारे वीरों की जो स्थल था उसको तोड़ा। पूरे भारत में ये होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। वो एक समय याद है हमें कि जब आतंकवादी कहीं से भी घुस जाते थे, कहीं पे भी चले जाते थे, कहीं पर भी बम फोड़ के चले जाते थे। मैं कल एक अच्छा खासा शायद ये राजू श्रीवास्तव का एक अच्छा कटाक्ष किया था उन्होंने। राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। यस, कि उन्होंने एक कटाक्ष में वो जोक कहते थे कि किसी ने उनको पूछा कि बम फटा कैसे? तो राजू श्रीवास्तव कहते थे कि देखिए ना, वो आया, लुढ़कता-लुढ़कता मेरे पास आया, मेरे को बोला, "भैया, मैं बम हूँ।" मैंने बोला, "ठीक है भैया, अब आ ही गए हो तो करना क्या चाहते हो?" बोले, "मैं बम हूँ, आ गया हूँ, फट सकता हूँ।" तो राजू श्रीवास्तव वो अंदाज में कहते, "अब भैया आ ही गए हो, तो फट भी जाओ।" तो ये स्थिति हुआ करती थी इस देश की। वो कहीं रेंगते-रेंगते आ जाते थे, कहीं पर भी चले जाते थे, बम फोड़ के निकल जाते। आप सोचिए 3 दिन करीब नहीं 3 दिन नहीं ज़्यादा दिन, एक 1 सप्ताह पूरा, पूरा देश अपनी साँसें थाम कर खड़ा था जब मुंबई पर अटैक हुआ। क्या हुआ? यहाँ पुलवामा हो गया, अंदर जाके ऐसा मारा है कि दोबारा करने के लिए वो 1000 बार सोचेगा। ये जो फेल्ड मार्शल है इसका। स्थिति राइट, अगर ये होते तो क्या होता और भी? समर्थन दे देते ईरान को, होता क्या? आपका 60% ऑयल गल्फ के कंट्रीज से आता है। ईरान कर रहा है गल्फ के कंट्रीज के ऊपर हमले, ऑयल बंद हो जाता। अगर भले अमेरिका को ईरान सपोर्ट करते हॉर्मुज तो भी। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोल देता भारत के लिए। वैसे तो मैंने कल भी बताया था कि आप ये लिख कर रखिए, ईरान भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा। कल खोल दिया, यस, यस, खोल भी दिया। ये डिप्लोमेसी की जीत है, भारत की विदेश नीति की जीत है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, करते नहीं है। आज का भारत, नया भारत कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है लोगों से, करता नहीं है। अपनी शर्तों पर चलता है, अपनी नीतियों पर चलता है, अपने हित पर चलता है। प्राथमिकताएँ हमारी होती हैं। ये होता कि ईरान के खामनेई के समर्थन में होते हैं, ईरान के समर्थन में हो जाते हैं और ईरान और हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुल ही रखता। परंतु वहां से कोई भेजता ही नहीं ऑयल। क्यों भेजता? भाई जो देश हमारे ऊपर अटैक कर रहा है उसके पाले में आप खड़े हो, आपको क्यों दे ऑयल? ये यस, स्थिति होती। सामान्य लोग आज देखिए अफवाह फैलानी पड़ रही है इनको कि गैस नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, अफवाह फैलानी पड़ रही है। लेकिन भारत का सामान्य व्यक्ति आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस दिन अमेरिका ने हमला किया ना, उसी दिन, उसी वक़्त जैसे ही लोगों को पता चलता, लोग एक-दूसरे को फ़ोन करते कि भैया उठ, निकल और अपनी गाड़ी की टैंक जो है ना वो फुल करवा ले। सर दूसरी बात सर अगर सपोज़ कांग्रेस की सत्ता होती और अमेरिका को सपोर्ट करते ये लोग, तो ईरान फिर वो जो हार्मोन स्ट्रेट है, वो बंद कर देता भारत के लिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं? तो तो 2 चीज़ होती देखिए, तो ये चीज़ होती कि आपको रूस
फिर ऑयल आपको रूस नहीं देता, यस। ईरान हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद कर देता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान बंद कर देता, रूस ये आपको तेल नहीं देता, तेल आता कहाँ से? बराबर। आप सोचिए, तेल आता कहाँ से? अमेरिका फिर भी अमेरिका फिर भी ईरान के जिस वेसल को जो युद्ध जहाज को उसने डुबोया, वो फिर भी डुबो देता। अगर ये समर्थन करते वो तो भी डुबो देता। राइट, यस, तो वो टोटल फेल्योर होता। इस देश में आज जिस शांति से सामान्य लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, अपने नौकरी-धंधे पे जा रहे हैं, क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि भारत में नया भारत और नया भारत का ये जो नेतृत्व है, ये देश हित को प्राथमिकता देता है। यस, परिवार हित, पार्टी हित, अल्पसंख्यक हित और धार्मिक हित को प्राथमिकता नहीं देता। राइट देश सर। हित को प्राथमिकता देता है और देश हित का अर्थ है 140 करोड़ वो व्यक्ति जो इस देश में बसते हैं। उनका जो हित है वही प्राथमिकता में। तो यस, तो सर अ, अंत में सर हम यही कहेंगे कंक्लूजन में, नो डाउट इट इज़ एन इमेजिनरी थिंग कि अगर ये लोग सत्ता में होते तो क्या होता? लेकिन जिस तरह से हमने पास्ट और प्रेज़ेंट को लिंक किया है, वो देखते हुए हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो इनकी नस-नस में फैली हुई है, वो होता। और जो देश की राजनीति है, वो क्या हो सकता था, ये भी आपने बताया, किस तरह का माहौल हो सकता था, ये भी आपने बताया। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि भारत ने और भारत की सरकार ने जिस तरह से एक संतुलित रूप लेकर अपनी विदेश नीति को सँभाला है, उसकी ही सफलता ये है कि आज हम होली मना रहे हैं। होली चल रही है मनाते हुए, आगे अभी अब गुड़ी पड़वा भी आएगा तो भी मनाएँगे, रामनवमी भी मनाएँगे। तो ये इसका श्रेय कहीं न कहीं हमारी सरकार को ज़रूर जाता है। तो सर थैंक यू वन्स अगेन आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके आर्थिक नीतियाँ जो भी है उसको लेके और किस तरह से पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़्ड प्राइम मिनिस्टर हो चुके, उसके बारे में भी। दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, कमेंट करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद वर्षा जी। जय हिंद, वंदे मातरम। यस, थैंक यू।